नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की गुजरात यात्रा पर हैं और लगातार उनके अलग अलग जगहों पर रोड शो हो रहे हैं, भाषण हो रहे हैं और बड़े बड़े बयान उसमें दिए जा रहे हैं। इस समय भी उनका गांधीनगर में रोड शो चल रहा है और कल भी रोड शो हुआ था वडोदरा में, लेकिन शाम को भुज में उन्होंने जो अपनी जनसभा में जो बातें कही हैं उसको लेकर इस समय दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीधे तौर पर उस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि एक पहले से ही एक सेंसिटिव एरिया है, पहले से ही संवेदनशील मामला है और वहां पर इस तरह के बयान, भड़काऊ बयान की तरह से प्रधानमंत्री दे रहे हैं। इसकी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संज्ञान लेने की अपील की है और यह भी कहा है कि जहां शांति की बातें हो रही हैं वहां कैसी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाएंगे आपको जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, भारत में भी चर्चा हो रही है और लोग हैरान हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं। भाषा को लेकर तो कई बार हैरानी हुई, लेकिन यह तो सीधे तौर पर एक दूसरे देश के नागरिकों को बिल्कुल धमकी दे रहे हैं कि उनके साथ क्या किया जा सकता है। और कभी भी किसी भी देश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है। भारत में भी शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने कभी इस तरह की बात कही हो अपने भाषणों में। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किसी भी तरह की अनाप शनाप बयानबाजी के लिए मना किया था, लेकिन खुद उनकी बयानबाजियां अपने नेताओं से भी कई गुना आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने भुज में वो आपको एक बार सुनवाते हैं, लेकिन इसको लेकर अब जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीधे तौर पर इस पर आपत्ति जताई है। शहबाज शरीफ ने क्या कहा है आपको वो भी बताएंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस बयान को लेकर इतना बवाल मच गया है। सुनते हैं क्या कहा कल उन्होंने भुज में। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। रोटी खाओ, चुपचाप रहो, आराम से रहो, पाकिस्तान की अवाम वहां की जनता के लिए कह रहे हैं, वरना मेरी गोली तो है ही नहीं। अब ये मेरी गोली का क्या मतलब है? क्या अभी तक तो ऑपरेशन सिंदूर के लोगों का इस्तेमाल, जो सेना का लोगो है उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना की वर्दी में तस्वीरें दिख रही हैं और अब प्रधानमंत्री खुद यही दावा कर रहे हैं कि जो वहां पर ऑपरेशन हुआ है यानी सैन्य कार्रवाई हुई है उसको उन्होंने ही अंजाम दिया है। यह मतलब भी निकाला जा रहा है क्योंकि सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि मोदी की गोली तो है ही रे। और इसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जबरदस्त नाराजगी जताई है और उन्होंने इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वो इसका संज्ञान लें। लेकिन मोदी की गोली का जो मतलब है अमलेंदु जी, भारत में भी उसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि प्रधानमंत्री ये कह क्या रहे हैं। खुद अपने नेताओं को मना कर रहे हैं कि आप अनाप शनाप बयानबाजी मत करिए, लेकिन अपने जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए? हाँ, देखिए समीर जी, प्रधानमंत्री खुद बयानबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी जो बहुत ख़तरनाक स्तर की कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय मसलों को अगर देश के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा। प्रधानमंत्री का जो कल का वक्तव्य है ख़ासतौर से ये कि चैन की रोटी खाओ वरना मोदी की गोली है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल है और पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि भाई हम तो शांति की बात कर रहे हैं और आप जो है UN चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की भाषा जो है बहुत आपत्तिजनक है, ये कहना है पाकिस्तान का। तो अब ये आपत्ति अगर पाकिस्तान बता रहा है तो पाकिस्तान को तो कुछ भी आपत्ति बता सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो कल की भाषा है इसको लेकर और कहा भी है, वहां के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और उस बयान में कहा गया है कि ऐसे बयान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं, जो सदस्य देशों को विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने और अन्य राज्यों की संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के इस्तेमाल या इसकी धमकी देने से
बचने के लिए बाध्य करता है। इस जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया उसमें आगे लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत की बढ़ती बयानबाजी पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, जो क्षेत्रीय स्थिरता और स्थायी शांति की संभावनाओं को कमजोर करती है। तो ये इसको लेकर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान है और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस पर आपत्ति जताई है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसका संज्ञान लेने की अपील की है। और भारत में इसको लेकर एक तो दुनिया के तमाम देशों में भारत का शिष्टमंडल गया हुआ है, सर्वदलीय शिष्टमंडल जो दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है, वहां पर उनके कैंप चला रहा है, इसकी जानकारी देने गया है। लेकिन जाहिर तौर पर यह जानकारी भी लोगों तक पहुंच रही होगी कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानकारी पहुंच रही होगी और उस प्रतिनिधिमंडल के सामने संकट आ जाएगा कि भाई आप यहाँ अपनी बात रखने के लिए क्या है, आपका प्रधानमंत्री तो इस तरह की बातें कर रहा है। तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद जो भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास है उसको पलीता लगा रहे हैं। यानी उस प्रतिनिधिमंडल के सामने यानी कि भारत के सामने नई चुनौतियां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत का पक्ष जो है वो दुनिया के सामने कमजोर हो। तो प्रधानमंत्री को खुद ये विचार करना चाहिए कि उनका ये वक्तव्य जो उनके जो भाषण है क्या ये भारत के हितों के खिलाफ हैं। जी बिल्कुल, ये भाषण या उनका बयान ये किस तरीके से, ये क्या संदेश दे रहा है। कहा है आप खुद बार बार दुनिया के तमाम देशों में जब जाते हैं तो भारत को बुद्ध की धरती कहते हैं और बुद्ध की धरती भारत है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत ने ही दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया है। महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि जिस समय सशस्त्र क्रांति के जरिए देशों में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, वहीं भारत में एक अहिंसा के माध्यम से आजादी मिली और पूरा का पूरा स्वाधीनता आंदोलन चला। यानी दुनिया को बुद्ध की धरती ही नहीं है बल्कि बुद्ध के संदेशों पर चलने वाला देश भी है। और खुद आप बार बार इस बयान को दोहराते हैं कि भारत बुद्ध की धरती है, लेकिन पाकिस्तान की जनता को जो संदेश आपके माध्यम से मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संज्ञान लेने की अपील कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां का विदेश मंत्रालय। इस बयान को लेकर हैरानी जताई जा रही है कि आखिर प्रधानमंत्री की ये किस तरह की भाषा है और किस तरह का उनका जो कंटेंट है, केवल भाषा ही नहीं बल्कि उसमें जो बात वो कह रहे हैं सीधे तौर पर यूएन चार्टर का उल्लंघन का आरोप लगा रहा है पाकिस्तान की। देश के प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तो इसको लेकर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने के अभियान पर निकल पड़े हैं। गुजरात में आज उनका दूसरा दिन है। गांधीनगर में आप देख सकते हैं ये उनकी रोड शो उनका चल रहा है। उसके बाद उसमें आज उनका फिर कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी उनकी भी घोषणा हो रही है वहां पर। इसके बाद उनका पश्चिम बंगाल, बिहार और दूसरे राज्यों में भी जाने का कार्यक्रम है, लेकिन मणिपुर में जाने का फिर कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि आसाम और पश्चिम बंगाल दोनों जगह जाएंगे, यानी उत्तर पूर्व में रहेंगे। और मणिपुर की हालत यह है कि मणिपुर के राज्यपाल का इतना विरोध हो रहा है, वहां राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल के माध्यम से वहां इस समय शासन चल रहा है। राज्यपाल एयरपोर्ट से अपने सरकारी निवास यानी राजभवन तक सड़क मार्ग से नहीं जा पा रहे हैं, उनको एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का ये जो अगले 30 मई तक के जो कार्यक्रम है अमलेंदु जी, उसमें पश्चिम बंगाल और आसाम, बिहार इन सारे राज्यों का दौरा है, लेकिन मणिपुर का दौरा फिर से कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहां ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने की जरूरत उनको नहीं महसूस हो रही है। हाँ, वहाँ नहीं जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर का बताने के लिए, मणिपुर नहीं जाएंगे, मेघालय भी नहीं गए थे आप। मतलब 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ समीर जी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो मेघालय में चुनाव हुआ वहाँ नहीं पहुंचे, क्योंकि मणिपुर के बगल में है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो मणिपुर का नाम भी नहीं लेंगे, मणिपुर जाएंगे भी नहीं, ये भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है समीर जी कि ये जो प्रतिनिधिमंडल गया है, जो गए हैं जो हमारे प्रतिनिधिमंडल, ये आखिर विदेश में जाकर मिले किससे हैं? जी हाँ। और क्या इसकी उपलब्धि है, क्या उन्होंने कहा ये मालूम पड़े। जितने भी प्रतिनिधिमंडल गए हैं वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिले हैं, अभी तक तो जानकारी नहीं आई है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिले हों। वहाँ के सांसदों से मिले हों। अमेरिका गए शशि थरूर, बहुत अच्छी बात है, अमेरिका गए और वहाँ जाकर उन्होंने ट्रंप को जाने क्या क्या कह दिया, वो भी चलिए ठीक है, आप कुछ भी कह आए, लेकिन वहाँ जाकर आप मिले किससे, उसका आउटकम क्या है। चलिए आप मोदी से नहीं मिल पाते हैं, ये जो जितना भी प्रतिनिधिमंडल में लोग गए हैं समीर जी, इनका पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी से कितनी मुलाकातें हुई, मुझे लगता है 11 मुलाकातें भी किसी की नहीं हुई होंगी। तो ये ट्रंप से जाकर क्या मिलते,
जब मोदी से ही मुलाकातें नहीं हो रही तो ट्रंप से आकर क्या मिलेंगे। लेकिन इसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप वहाँ गए हैं कोई लॉबिंग करने भी, तो आपने वहाँ की जिस इंटेलिजेंसिया से बातचीत की, तो वहाँ की मीडिया ने आपको किस तरीके से लिया। वहाँ की मीडिया में तो कुछ खबर हम लोग को देखने को मिली नहीं। एक एजेंसी आप यहाँ से ले गए जो कि सबको जो है एक्सटॉर्शन कर रही है इस समय, यूट्यूबर्स का, उसको आप लेकर चले गए। अब यानी उस एजेंसी से ही खबरें आएंगी, आपकी सब जगह खबरें भी नहीं पहुँचेंगी। तो ये आखिर कर क्या रही है सरकार, ये सवाल तो उठते हैं ना, विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। हालांकि विपक्ष की देखिए चर्चा किसकी हो रही है, प्रतिनिधि मंडल गए हैं भाजपा के नेताओं के नेतृत्व में, अधिकांश जो है एनडीए के नेताओं की, लेकिन चर्चा अभी भी जो हो रही है वो थरूर की हो रही है, चर्चा ओवैसी की हो रही है, चर्चा सलमान खुर्शीद की हो रही है, चर्चा राजीव राय की हो रही है, चर्चा सुप्रिया सुले की हो रही है। तो बीजेपी के नेताओं की चर्चा क्यों नहीं हो रही। कभी आपने चर्चा सुनी कि बैजयंत पांडा जो है बीजेपी के सांसद जिनके नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गया, उनकी चर्चा हुई कुछ। एकनाथ शिंदे के सुपुत्र साहब गए, उनकी कोई चर्चा हुई, कहीं कोई चर्चा नहीं है। निशिकांत दुबे भी अपने ट्विटर पे टल कर रहे हैं, और वहां जाकर जो बोल रहे हैं वो यहाँ जो बोलते हैं उसका उल्टा बोल रहे हैं, और वहां जो बोल रहे हैं उसका उल्टा ट्विटर पे लिख रहे हैं। तो यानी चर्चाएं जो है वो विपक्ष के लोगों की है। तो भाई अगर ऐसा ही करना था तो विपक्ष के लोगों का ही आप प्रतिनिधिमंडल भेजते, मजबूती के साथ बात करके आते। और हमारे जो दूतावास है विभिन्न देशों में, उनकी कार्य क्षमता पर भी सवाल है कि जब मालूम था कि प्रतिनिधिमंडल आ रहा है तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से, या चलिए राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं, प्रमुख विपक्षी पार्टियाँ उनके प्रमुखों से आप मिले। क्या अमेरिका में जाकर शशि थरूर जो थे वहाँ ट्रंप से नहीं मिल पाए, तो क्या जो बाइडेन से मिले, कमला हैरिस से मिले? नहीं मिल पाए। तो क्यों नहीं मिल पाया आखिर, ये सवाल तो है कि अब वहां से जब प्रतिनिधिमंडल वापस आया तो उसके तुरंत बाद ही अब विदेश सचिव विक्रम मिस्री और डिप्टी एनएसए पवन कपूर वहां जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। तो इस पर भी अब ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये यात्रा उनकी पहले से प्रस्तावित रही होगी, लेकिन तुरंत एक प्रतिनिधिमंडल जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है वो वापस आ रहा है और तुरंत अमेरिका जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर होता है उस पर सवाल विपक्ष के लगातार बने हुए हैं। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है। प्रतिनिधिमंडल में भले ही विपक्षी पार्टियों के नेता गए हुए हों, लेकिन ये सवाल बने हुए हैं कि आखिर भारत सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुआ। एक बार फिर एस जयशंकर ने कहा उन्होंने कि सेना को पाकिस्तान को जानकारी नहीं दी, पाकिस्तान को जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दी गई है, लेकिन जानकारी दी गई है। धीरे धीरे उस बात को अपने वो तैयार हो रहे हैं। और जो जिस भाषा में उन्होंने जानकारी देने की बात कही थी वो ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद की नहीं है, बल्कि वो उसके पहले की ही दिखाई पड़ रही कि हम करने वाले हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है। इस समय कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं वहां, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, उस पर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। जवाब देंगे पाकिस्तान को, आप उसी स्तर में और ज्यादा दलदल में घुस रहे थे। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। ये पीड़ा इस देश को हमेशा रहेगी, ये पीड़ा हम सब के मन में हमेशा रहेगी। और ये सवाल आने वाली कई दशकों तक, शतकों तक पूछा जाएगा कि जब देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था। राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है एक इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है।
आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है। लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो हैं, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा है। नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ पिछले 10 घंटों में क्या हुआ विदेश नीति का। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा की रेस्ट्रिक्शंस जो रोक थी वो हटा दी। ये अभी कल हुआ है। कुवैत में जो लेबर फोर्स है 21% भारत का है। यह भारत की विदेश नीति है कि अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट कर दिया, एक कर दिया, और हमारे यहां से चू नहीं निकली, न प्रेम चोपड़ा बोला न परेश रावल बोला, तो उसकी यह हालत हो गई कि कुवैत अब भारत और पाकिस्तान को एक दृष्टि से देखने लग गया। जो रेस्ट्रिक्शन थी वीजा पाकिस्तानियों पर कुवैत से, वो हट गई। और पाकिस्तान और कुवैत अब लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। यह भी आप सुन लीजिए। यह है आपकी विदेश नीति का नतीजा। एक और उदाहरण देता हूं। यह अभी पहलगाम के बाद ही हुआ है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी दे दी। यह स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब, एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? 22 फरवरी 1994 में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था पीएको को लेकर। आज इस बात को 31 साल हो गए और इस 31 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो मई 2025 के इस द्वंद्व में मालूम पड़ा, वो बहुत चिंता का विषय है कि कैसे चीन और पाकिस्तान एक होकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक होकर आए, एक होकर दिखे। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम इस बात को एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि ट्रोल्स को समझ में नहीं आता। सब कुछ तो ट्रोल्स निर्णय लेते हैं। हमारी नीति क्या है, हम इसका कैसे जवाब दे रहे हैं? हम हाइफनेशन होने दे रहे हैं, हम अलग थलग होते चले जा रहे हैं विश्व समुदाय में। अभी कल ईरान ने खुलकर पाकिस्तान को बोला, और ये वही ईरान है जिसके खिलाफ आपके ट्रोल्स टीवी पे, जिनको ये लोग भेजते हैं एक्सपर्ट बना बना के, आपने देखा पिछले 1 महीने में उस एक ट्रोल नहीं, अनेक ट्रोल हैं, ईरान के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणियां की। ये वही ईरान है जिसमें दशकों की मेहनत सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकारों ने की और सरकारों ने की, कि आज भी वो पाकिस्तान को खुलकर उसने चुनौती दी कि आप आतंक को शरण देते हैं। और कोई, न नेपाल न भूटान, छोड़ दीजिए, कोई नहीं आया। तो ये सब बहुत गंभीर विषय हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत गंभीरता से इसको एड्रेस कर रही है। जब समझ में आ गया कि जो विध्वंसकारी विदेश नीति,
तो ये लगातार उसी पर ये बात हो रही है कि किस भाषा में और क्या प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कौन उनको बता रहा है, कौन उनको सलाह दे रहा है और किस तरह से वो ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे ढेरों सवाल अभी सामने पड़े हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संसद का सत्र बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ये बताया जाए कि किन शर्तों पर सीज फायर किया गया है, किस दबाव में आकर किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, आखिर उस दावे में कितनी सच्चाई है, इन सारे सवालों के जवाब विपक्ष मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तान को धमकी, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय खुद प्रधानमंत्री ले रहे हैं और बिल्कुल विजय जुलूस निकाल रहे हैं देश भर में, जिसकी शुरुआत वो गुजरात से कर रहे हैं, वडोदरा के बाद अब गांधीनगर पहुंचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ौदा के बाद गांधीनगर पहुंचे हुए हैं और गांधीनगर में भी रोड शो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने कैमरे के सामने किया ऑपरेशन सिंदूर ताकि कोई इस पर सवाल ना उठा सके। तो भाई ये आपने नहीं किया था, ये गलती, ये गलतफहमी आपको क्यों है कि आपने किया था? प्रधानमंत्री इस गलतफहमी से बाहर निकले। ये प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया था और हवाई जहाज की कॉकपिट में बैठ के वही गए थे। ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया था और सेना का ही उसको श्रेय जाता है, नरेंद्र मोदी को नहीं जाता है, या पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ था उस विपक्ष ने कर लिया है, उसको भी नहीं आता है। तो ये सेना का काम है, सेना की अपनी ड्यूटी है, सेना ने अपनी ड्यूटी की। फेल सरकार हुई है, फेल सरकार हुई है, सीज फायर की घोषणा आपने करवाई है और सवाल आप पर उठ रहे हैं। पवन खेड़ा भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं कि आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने सीज फायर किया उस पर सवाल उठ रहे हैं। हाफिज सईद कहाँ है और अजहर मसूद कहाँ है, वो क्यों गायब हो गए, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये आपकी कार्य क्षमता जो प्रधानमंत्री की और सरकार की, उस पर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है। सेना के शौर्य को दुनिया सलाम कर रही है, विपक्ष भी सलाम कर रहा है, हम भी सलाम कर रहे हैं, पूरा भारत सलाम कर रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए ये भी बात है कि सेना ने किस कुशलता के साथ और कितनी एक कह लीजिए कि स्ट्रेटजी के साथ वहां पर आतंकी शिविरों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जाकर ध्वस्त किया। मुश्किल से 25 मिनट के भीतर 9 आतंकी शिविरों को पाकिस्तान के भीतर जाकर ध्वस्त किया। किसी भी वहां पर नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, किसी भी वहां पर सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से ऐसा लग रहा है कि जैसे निशाने पर वहां की आवाम भी हो और सारी गोली या जो भी ये कार्रवाई हो रही हो वो खुद कर रहे हों। यानी सरकार से जो प्रधानमंत्री, सेना ने जो कुछ किया है उसका भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह तस्वीरें, पोस्टर उनकी सेना की वर्दी में, ये सारी चीज़ों को लेकर विपक्ष हैरान है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सब के बीच में जो बड़े सवाल निकल कर आ रहे हैं, पहली बात तो ये कि पहलगाम की घटना हो कैसे गई, पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी चले कहां गए, और दूसरी बात ये कि जब पहलगाम की घटना के बाद सेना ने पाकिस्तान के में चल रहे आतंकवादी शिविरों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की तो अचानक उसको रोक कैसे दिया गया। सीज फायर आप किस लिए तैयार हो गए, और शायद ये जो इतनी जो प्रोएक्टिवनेस दिखाई पड़ रही है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो जरूरी सवाल हैं वो न पूछे जाएं और ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की ही चर्चा हो। क्योंकि लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि तमाम टेलीविजन चैनल्स पर उन्हीं के इस रोड शो को घंटों लाइव दिखाया जा रहा है, उनके भाषणों को लाइव कवर किया जा रहा है, बाकी किसी बात की कोई चर्चा नहीं। यहां तक कि विदेशों में जो प्रतिनिधिमंडल गए हैं वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, किससे चर्चा हो रही है ये भी नहीं बताया जा रहा है, किससे चर्चा हुई किससे नहीं हुई। विदेशी प्रतिनिधिमंडल जो काम के लिए गया था वो माहौल बनाने के लिए गया था, भारत का पक्ष रखने के लिए गया था। तो भारत का पक्ष अगर किसी आप राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिले, उसके प्रमुख लोगों से नहीं मिले, तो आखिर मिलकर किससे आ रहे हैं, ये भी तो सवाल है। तो यही सवाल उठे कि आखिर ये प्रतिनिधिमंडल मिलकर किससे आ रहे हैं और भारत में उसकी क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये किससे मिलकर आए। एक एजेंसी को ही आप सिर्फ क्यों वक्तव्य दे रहे हैं तमाम लोग जो। और एक बड़ी दिलचस्प बात अमलेंदु जी, अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ जगहों पर आ रहा है कि प्रधानमंत्री इस समय गांधीनगर में जो भाषण दे रहे हैं उसमें यह भी दावा कर रहे हैं कि जापान को पीछे छोड़कर हम चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए हैं। आज देश भर के अखबारों में जो बिजनेस अखबार हैं उसमें यह लिखा हुआ है कि पूरी तरह से यह गलत तथ्य है और यह फर्जी बताया है नीति आयोग की सीईओ ने। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसकी चर्चा कर रहे हैं, यानी उन तक यह बात शायद नहीं पहुंची कि कैसे हम गलत तथ्यों को, भ्रामक तथ्यों को हम सही मानकर चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गलत तथ्य जो बोले जा रहे हैं और
सके सब लोग कर रहे हैं। भाई चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, बड़ी अच्छी बात है, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। तो ये 82 करोड़ जो जिनको 4 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो ये सब आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत आपका नारा था, तो सब आत्मनिर्भर हो गए होंगे। सब मौत से जो है वो, चूँकि प्रधानमंत्री जो है वो 365 दिन में से 300 दिन मखाना खाते हैं, तो ये सब अब 4 किलो अनाज की बजाय मखाना खा रहे होंगे रोज 250 ग्राम, क्योंकि अब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। प्रधानमंत्री वही बता रहे हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष भी बता रहे हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है। तो 82 करोड़ लोग जो अभी तक जो थे 4 किलो अनाज खा रहे थे, अब वो 300 दिन जो है वो मखाना खा रहे हैं, जैसा प्रधानमंत्री 300 दिन मखाना खाते हैं। ऐसा ही लगता है समीर जी। बिल्कुल चौथी अर्थव्यवस्था, लेकिन चौथी अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा रहा है वो आंकड़े फेक हैं, वो सही नहीं है, गलत हैं। लेकिन अब उसका प्रधानमंत्री भी उसी को एंडोर्स कर रहे हैं, यानी वो भी उसी को सही मानकर चल रहे हैं, जबकि उसको बारे में अखबारों में यह छप चुका है कि वो गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से हैरानी जताई जा रही है। पवन खेड़ा को एक बार फिर सुनते हैं क्या कह रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक बार ले चलते हैं, और जिस भाषा में उन्होंने कल भुज में जो कुछ भी कहा है उसको लेकर एक विपक्ष तो है ही है हैरान, पूरा देश हैरान है, और उसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह से कैसे बोल सकता है। सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। ड्रॉ करते हुए कि if that time we had listened to Sardar Patel and kept fighting till we've got back POK, things wouldn't have been wrong. He has no idea of history, geography, entire political science, basic democratic courtesies. Why are you even quoting him? Why do you even take him seriously? What were his ideological forefathers doing in 1947? They were criticizing Sardar Patel. They were burning his effigies in that era. They were making cartoons of Sardar Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi. The famous cartoon of a Ravan with 10 heads. So, don't take the Prime Minister seriously. I don't think his cabinet takes him seriously. I don't think the RSS takes him seriously. I don't know why you keep quoting him. पवन जी, थोड़ा देश के भीतर का दो सवाल हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अब मणिपुर की याद नहीं आ रही है। मणिपुर में वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको इम्फाल एयरपोर्ट से अपने घर तक आने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। मणिपुर अभी भी जल रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या शर्मनाक राय है? बात है कि गवर्नर भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे। राष्ट्रपति शासन की ये हालत है वहाँ, ये स्थिति है वहाँ मणिपुर में, और प्रधानमंत्री 2.5 साल होने वाले हैं, मणिपुर नहीं गए। हम लोग कई बार हो आए, राहुल जी कई बार हो आए, खड़गे जी हो आए। मरहम लगाने की जरूरत होती है। देश का अपने आप को राजा समझते हैं, अलग अलग वेशभूषा में दिन में 4 बार नए नए कपड़ों में दिख रहे हैं। आजकल फौज की भी ड्रेस में उनकी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। ये प्रधानमंत्री हैं कि आप मरहम लगाने मणिपुर नहीं जा पाते और यूं दिन भर डायलॉग दे रहे हैं, रगों में खून, रगों में सिंदूर, सिंदूर ठंडा, खून गरम, खून ठंडा, सिंदूर गरम। क्या है ये? मजाक बना रखा है इस पद का। कोई मर्यादा है या नहीं इस पद की? इस पद के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, डायलॉग बाजियां नहीं जुड़ी हैं। और उन जिम्मेदारियों में मणिपुर जाना भी लिखा है, जख्मों पर मरहम लगाना भी लिखा है। अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल दूर भागने वाला व्यक्ति दिन भर, मुझे लगता है ये 18 घंटे में से 17 घंटे डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं और 1 घंटा बोलते हैं। सर एक और सवाल है सर। चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, ये कल नीति आयोग के सीईओ ने बयान दिया। उसके बाद तमाम मंत्रियों ने इसको एक उपलब्धि के तौर पर बताया मोदी सरकार के, और उसके बाद अब सफाई आई है कि हम तो ये मणिपुर की भी चर्चा आखिर में वहाँ सवाल पूछा गया और उस पर कह रहे हैं कि मणिपुर नहीं गए, लेकिन मणिपुर तो जाएंगे भी नहीं और पहले भी नहीं गए, मणिपुर पर कुछ बोलते भी नहीं हैं। लेकिन जहाँ बोलना है उस पर पूरा बोलने की पूरी तैयारी है, पूरी कोशिश है, और पूरा का पूरा उस तैयारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को कैसे
कैश कराना है, कैसे उसको राजनीतिक लाभ उसका लेना है, उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग तैयार हो चुकी है और उसी पर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल साफ दिख रहा है क्योंकि कल वडोदरा पहुंचते ही जैसे वो वहां पहुंचे और उसके बाद पहला काम, जो पहला उनका कार्यक्रम था, इवेंट था, वो रोड शो का ही था। उसके बाद कुछ कार्यक्रमों में गए, भाषण दिया और आज फिर रोड शो। आज ये 2 दिन का उनका कार्यक्रम है और पूरे इस कार्यक्रम में जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर से सड़कें पटी हुई हैं। सेना के लोगों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ, और प्रधानमंत्री उन तस्वीरों में सेना की वर्दी में दिखाई पड़ रहे हैं। और कल भुज में अब उन्होंने कह भी दिया कि या तो पाकिस्तान के लोग चुपचाप चैन की रोटी खाएं या फिर हमारी गोली, मेरी गोली तो है ही, मेरी। इधर कुछ समय से 2024 में, पिछले 1 साल से, लोकसभा चुनाव के बाद से मैं और मेरा ये कम हुआ था, हम और हमारा था, लेकिन अब एक बार फिर मैं वाली शब्दावली इस्तेमाल होनी शुरू हो गई। हाँ, अब पहले तो एनडीए सरकार थी, अब फिर से मोदी जी हो गए हैं। ये भी एक है कि मोदी जी अब फिर से शुरू हो गए हैं कि मोदी जी अब सब कुछ मैं करते हैं। लेकिन ये जो इनका मैं है समीर जी, ये भारत के लिए उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल हो, पाकिस्तान इसको जिस तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, और हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है विदेश जो गया हुआ, उसके सामने भी संकट होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं समीर जी, वो सीधे सीधे जो प्रतिनिधिमंडल जिस उद्देश्य से गया हुआ है उस उद्देश्य के खिलाफ मालूम पड़ता है। चूँकि प्रतिनिधिमंडल तो बताने ये गया है कि भारत विक्टिम है, भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया है, और प्रधानमंत्री की भाषा जो ये बता रही है कि जैसे भारत ने हमला किया है, भारत ने जैसे घर में घुसकर मारा। ये कहा भी उन्होंने साफ तौर पे कि पहले हमने घर में घुसकर मारा था, अब सीने पर चढ़कर प्रहार किया। जबकि सेना ने साफ तौर पे कहा कि हमने जो किया वो हमने जो आतंक के अड्डे थे उनको हमने निशाना बनाया, नागरिकों को हमने निशाना नहीं बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री का जो कहना है कि अब वरना गोली मेरी है, तो वो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है जैसे वो नागरिकों के लिए कह रहे हैं। तो ये बहुत उल्टा पड़ सकता है। और वो देश समीर जी जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्ध नहीं बुद्ध का देश है ये, तो ये जो युद्ध नहीं बुद्ध का देश है, उसका प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो हमारी जो सदियों पुरानी परंपरा है उस पर भी प्रधानमंत्री चोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। भारत कभी भी आक्रांता नहीं रहा, कभी भी भारत ने किसी पर हमला नहीं किया। भारत पे हमले हुए, भारत ने उन हमलों का जवाब दिया। पाकिस्तान का भी जो हमला था, जो आतंकियों के जरिए हुआ, उसका भी हमने जवाब दिया। हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। तो ये साफ तौर पे, लेकिन प्रधानमंत्री जो बोलना चाह रहे हैं, जो उनकी प्रतिध्वनि निकल रही है उनके भाषण से वो ये निकल रही है कि जैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान इसको मुद्दा बनाना चाह रहा है। जी बिल्कुल, उसको मुद्दा बनाना चाह रहा है और बनाया ही। चूंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री, वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। वहां के विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है प्रधानमंत्री की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कि ये यूएन चार्टर का सीधे तौर पर उल्लंघन है और दुनिया भर को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन भारत में भी इसको लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है कि आखिर सभी लोग ये हैरान हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात जरूर हो रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर क्यों हुआ, वो सवाल कहां चले गए, उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग करने का पूरा रोड मैप तैयार है और अगले 4-5 दिनों तक, यानी 30 मई तक ये पूरा रोड मैप कई राज्यों में जाना है। और जहां ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करनी है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी जाएंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। और यही सवाल पूछा जा रहा है कि मणिपुर क्यों नहीं जाएंगे। तो मणिपुर जाने का ना जाने का सवाल का तो जवाब आता ही नहीं है। प्रधानमंत्री सवाल जहां पूछे जाते हैं ऐसी जगहों पर नहीं जाते हैं। पहलगाम की घटना के बाद 2 सर्वदलीय बैठकें हुई, लेकिन प्रधानमंत्री उन सर्वदलीय बैठकों में नहीं गए। संसद का शीत सत्र बुलाने की मांग हो रही है कि कम से कम उसमें प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन शीत सत्र की मांग पर कोई संज्ञान सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार प्रसार और उसका पूरा क्रेडिट सेना की बजाय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने की कोशिश में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको लेकर काफी जबरदस्त बवाल और हंगामा मचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से छवि खराब हो रही है, यह ध्यान देने वाली बात है। और जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि
इसको लेकर ये भारत के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा, भारत की विदेश नीति और डिप्लोमेसी के लिए ये कितना नुकसानदायक साबित होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीधे तौर पर जो भाषा भुज में जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसका साफ मतलब ये निकल रहा है कि वहां के नागरिकों को धमकी दी जा रही है और यही बात पाकिस्तान कह भी रहा है। तो अब इसको लेकर एक बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने के बावजूद खुद अपनी भाषा पर अंकुश और लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल देखिए, अपनी भाषा पर मतलब उनकी भाषा को लेकर ही तमाम सवाल उठ रहे हैं समीर जी। और प्रधानमंत्री की भाषा जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे छाने वाली है। और जैसा मैंने कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री की भाषा जो पाकिस्तान इसको मुद्दा बनाएगा और फिर ये जाएगा तो जो हमारे प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं उनके किए कराए पर पानी फिर जाएगा। एक तो पहले उनकी किसी कायदे के देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाई, अब जो छोटे मोटे लोगों से मुलाकात हुई भी है उस पर फिर पानी फिर जाएगा। वो लोग भी कहेंगे यार तुम यहाँ करने क्या आए थे, तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या बोल रहा, तुम यहाँ क्या बात लेकर आए हो। यानी कि देखिए विदेश में जाकर निशिकांत दुबे जो है उनकी भी भाषा बदल गई है। बिल्कुल कितने मतलब एकदम 180 डिग्री बदली है निशिकांत दुबे की भाषा। लेकिन प्रधानमंत्री में तो जाके कहे कि यहाँ पर कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है ही नहीं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है नहीं। और प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि उनकी गोली है पाकिस्तान के नागरिकों के लिए। तो ये है निशिकांत दुबे ने जो आज भी जो कहा है समझिए, उसको भी सुन सकते हैं कि कैसे बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी बिल्कुल सुनते हैं निशिकांत, वो भी प्रतिनिधिमंडल में गए हुए हैं, जो विदेशी दौरे पर गया हुआ है, बहरीन में थे, उसके बाद और देशों में गए हैं। एक बार सुनते हैं क्या वो कह रहे हैं। लेकिन इस दौरे पर भी कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि शशि थरूर के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया है उसने कुछ देशों के कुछ सार्थक लोगों से जरूर बात की है, महत्वपूर्ण लोगों से बात की है। जी हाँ, गुयाना के केवल गुयाना के बाकी दूसरे प्रतिनिधिमंडल के लोग किससे मिल रहे हैं, उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर वहां के किसी डिप्लोमेटिक्स उससे एक प्रतिनिधिमंडल से उनकी मुलाकात हो रही है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन शशि थरूर ने जरूर मुलाकात की है, गुयाना के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन सुनते हैं निशिकांत दुबे, उनकी भाषा की काफी चर्चा हो रही है कि यहां पर जिस तरह से वो आग उगलते रहते हैं, विदेश जाने के बाद तो उनकी भाषा बिल्कुल एक बदली हुई दिखाई पड़ रही है। एक बार फिर सुनते हैं उनको, जो उन्होंने ताजा तरीन उनका जो बयान आया है उसमें वो क्या कह रहे हैं। कि जो दो इकोनॉमी एक साथ स्टार्ट हुई, आज हम दुनिया में चौथे नंबर पर और वो हमसे 11 गुना पीछे है। मतलब हमारी इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी में कोई तुलना नहीं। उसके पीछे क्या रीजन है? उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत से बदला लेना। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो लीडर ने कहा कि हमारे यहां जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हैं, उनको हम कैसे गरीब से अमीर बनाएं, कैसे उनको प्रॉपर एजुकेशन दें, कैसे उनको हेल्थ दें। और उसका इंपैक्ट आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा कि कुवैत में लोग आ रहे हैं, बहरीन में आ रहे हैं, सऊदी अरब में आ रहे हैं, तो लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं और उनके मन में जो है फीलिंग है। तो वो एक दिखाने की आवश्यकता है कि उसने युद्ध से क्या जीता और हमने अपनी यदि पॉलिसी बनाई कि युद्ध नहीं करना है तो हमने क्या अचीव किया। ये एक बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, उपकार वाले जो आपने कहा, संयोग से हम लोग बिहार झारखंड के और बगल में पांडा साहब भी बैठे हुए हैं, इसलिए बोलने में मुझे ज्यादा सुविधा है कि बुद्धिज्म अशोक ने तब अपनाया जब युद्ध उसने जीत लिया। तो हम बुद्ध का देश जरूर हैं, लेकिन उसका रास्ता जब आतंकवाद होगा तो वो युद्ध से ही जाएगा। इस तो वहाँ विदेशों में निशिकांत दुबे की भाषा ये है और यहाँ पर वो सीधे तौर पर देश के मुख्य न्यायाधीश पर यह आरोप लगा देते हैं कि वो देश में वहाँ पर वो गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, भारत देश के भीतर गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बयान था निशिकांत दुबे का और उस बयान पर उन्होंने कोई खेद भी नहीं जताया, बल्कि उसको जस्टिफाई करने के लिए आगे भी लगातार वो बयान देते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पर उन्होंने कई सवाल उठाए। लेकिन अब विदेश यात्रा पे जब गए हैं तो उनके सुर जो है वो बिल्कुल बदले हुए नज़र आ रहे हैं। और इस बीच इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात गए हैं, उसके बाद दूसरे राज्यों में भी जाने का कार्यक्रम है। सवाल पूछा जा रहा है कि मणिपुर के बगल में जाएंगे, लेकिन मणिपुर जाएंगे या नहीं। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसका इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और अमलेंदु जी प्रधानमंत्री
पहलगाम भी नहीं गए और आज पहलगाम में वहां की जो सरकार है उसकी कैबिनेट की बैठक हो रही है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में पहलगाम में, जहां 22 अप्रैल को यह घटना हुई थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम आतंकी शिविरों को नष्ट करने का काम सेना ने किया था। हाँ बिल्कुल, और आज ये संदेश देने के लिए पहलगाम से वहाँ कि हम तैयार हैं और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए आज वहाँ बैठक कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला अपनी पूरी कैबिनेट की, और फ़ारूक अब्दुल्ला भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और फ़ारूक अब्दुल्ला ने इस प्रतिनिधिमंडल को लेकर भी कहा है कि भाई प्रधानमंत्री जो प्रतिनिधिमंडल भेजा है वो दुनिया को संदेश देने के लिए भेजा है। और समीर जी, जो यहाँ से कहा गया कि हम सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, तो यहाँ भी बात हुई थी कि अगर ब्रह्मपुत्र का पानी चीन ने रोक दिया तो क्या होगा, और वहाँ चीन बांध बना रहा है ब्रह्मपुत्र पर, तो इसको लेकर भी उनसे सवाल किया गया। तो फारूक अब्दुल्ला ने इस पर भी अपनी बात रखी, हम लोग चाहें तो उसको सुन भी सकते हैं। जी, सुन सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। और पहलगाम में आज जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक हो रही है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में। सुनते हैं क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, वो भी पहलगाम में मौजूद है। डिप्लोमेटिक वेज जो है उनको होमवर्क करना पड़ेगा, नरम रवैया। मैं समझता हूँ ये जो प्रधानमंत्री ने वो डेलीगेशंस भेजे हैं, अल्लाह करे कि वो ये मैसेज भी ले जाए कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लड़ाई के हकदार हम नहीं हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, मगर अल्लाह के वास्ते ये बंद करो, बेगुनाह को मारना बंद करो। लेकिन दोनों मुल्क जो है पानी पर एक दूसरे को खींच रहे हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी रीजन बनाया, नतीजा ये है कि अब रिपोर्टेडली जो चाइना एक अलग डैम तैयार कर रहा है मोहम्मद डैम के नाम से, तो हाउ इट विल बिकम अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, तो हमें ये भी देखना है क्योंकि अभी तक उस पर टसल। ब्रह्मपुत्र जो है उसमें हमें मुसीबत आएगी, जो वो डैम बना रहे हैं। कौन? चाइना। मेन रिवर जिसको इफेक्ट होगा वो ब्रह्मपुत्र है, वो सिर्फ हिंदुस्तान को इफेक्ट करेगा, वो बांग्लादेश को भी इफेक्ट करेगा। जहां तक पानी रोकने की बात है, मैं नहीं समझता हूं हम पानी रोकेंगे, मगर हमें भी अपने लिए फायदा होना चाहिए ना। अब हम तुलबुल नेविगेशन लॉक बना रहे हैं, मकसद क्या उसका? मेरे वक्त से क्या, मेरे वालिद के वक्त से ये था, ये ट्रीटी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है कि उससे हमारे दरिया में पानी ऊपर रहेगा, जो सामान है वो क्यों नहीं रिवर से जा सकता है? सारे यूरोप में राइन में रिवर से सामान जाता है। एक दूसरा, जम्मू का हाल देखिए, इतनी पानी की कमी है मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे वक्त में 200 करोड़ का प्लान बना था कि चिनाब से हम पानी उठाएंगे जो हम जम्मू के लोगों तक पहुंचा सकते। तो ये वहाँ पर बैठक हो रही है, कैबिनेट की बैठक हो रही है। और पहलगाम में विपक्ष के नेता ज़रूर गए, कई नेता वहाँ पर श्रीनगर में, राहुल गांधी भी गए इस घटना के बाद, उसके अलावा कई और नेता भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। ये अलग बात है कि पहलगाम की घटना के बाद अपना विदेश दौरा छोड़कर आए, लेकिन विदेश दौरा छोड़कर आने के अगले ही दिन वो बिहार में एक चुनावी सभा में गए और अब बिहार जाने का उनका फिर कार्यक्रम है, यानी ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे पहला फायदा लेना चाह रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात से कर दी है, वो बिहार के चुनाव में लेना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार के चुनाव में कितना फायदा मिलेगा ये बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वहां जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने को रणनीतिक तरीके से मजबूत कर रहा है वो देखने वाली बात होगी। और एक बड़ा डेवलपमेंट वहां पर होने वाला है जिसकी संभावना जताई जा रही है। और काफी कुछ वो बैठकें या वो कह लीजिए कि जो एक समझौता होता है उस महागठबंधन में, वो पूरा हो चुका है। क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे अमलेंदु जी, जो कि बिहार में महागठबंधन को एक बेहद मजबूती देने वाली रणनीति अपनाई जा रही है। हाँ, बिहार में बहुत मजबूत रणनीति अपनाई जा रही है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, कितनी सीटें मिलेंगी ये भी तय हो चुका है, मुद्दे तय हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे भी वहाँ तय हो चुके हैं कि क्या मुद्दे होंगे और बिहार में किस तरीके से महागठबंधन आगे बढ़ेगा और उसमें कौन कौन से नए दल शामिल हो सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। खबर ये समझ लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी बहुत लालायित हैं महागठबंधन में शामिल होने के लिए। तो अब इंडिया गठबंधन उनको शामिल करता है नहीं करता है या किस तरीके से शामिल करता है
ये अब देखा जाएगा, क्योंकि वो खबर ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा लालायित है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए, क्योंकि अभी तक आरोप ये लगता रहा है कि वो जगह जगह इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाते रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो ओवैसी अब शायद उस से बाहर निकलना चाहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। और इस सरकार ने जिस तरीके से वक्फ को लेकर के अपनी रणनीति अपनाई, उससे काफ़ी चोट लगी असदुद्दीन ओवैसी को। होने लगा कि इसका बीजेपी का बी टीम बनकर जो है वो आगे चलकर नुकसान ही होगा उनके समाज को भी और उनको भी। तो शायद देर आए दुरुस्त आए सही रास्ते पर फिर से लौटना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, ऐसी खबरें हैं। जी, ऐसी खबरें हैं। हालांकि कई बहुत जो बड़े नेता हैं उन्होंने आधिकारिक रूप से तो कोई बयान AIMIM का नहीं आया है, लेकिन उसके बड़े नेता एक ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को पुष्ट करते नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत चल रही है, यानी RJD और कांग्रेस और जो वाम दलों का गठबंधन है बिहार में, उनके साथ AIMIM के शामिल होने की भी बातें चल रही हैं और इसको लेकर काफ़ी आगे तक बात बढ़ चुकी है। ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही नुकसानदायक होगा या एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा NDA के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहाँ जो सरकार चल रही है वो अपने आप ही उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वहाँ पर, और खुद नीतीश कुमार की एक्टिविटीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक नीतीश कुमार बने रहेंगे, सरकार को चलाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हीं के नाम पर ये चुनाव लड़ेगी। अमलेंदु जी, अब तो कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के नाम पर NDA सरकार, NDA गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। नीतीश कुमार के फिर कुछ विजुअल्स अभी वायरल हो रहे हैं जिसमें यह लग रहा है कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बार बार दिखाई पड़ रहा है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है समीर जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 मुख्यमंत्रियों के सामने एक तरीके से अपमान करके नीतीश कुमार उस बैठक को छोड़कर चले गए जो NDA के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बुलाई गई थी। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार एक तरीके से आंख दिखा रहे हैं इस समय नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी की मजबूरी ये है कि बिना नीतीश कुमार के उनका काम भी नहीं चल सकता और नीतीश कुमार को ठिकाने भी लगाना है, यानी दोनों काम करने हैं। तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई जो है वो नीतीश कुमार को लेकर हो रही है समीर जी, ये आ सकता है। और संजय सिंह जो है समीर जी, उन्होंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि वो किस तरीके से इस पर सवाल किए प्रधानमंत्री जो अभी तक जो करते रहे हैं, यानी एक तरीके से जो रोड शो कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं संजय सिंह ने। जी, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह और वो लिख रहे हैं, उन्हीं विजुअल्स को टैग करके लिख रहे हैं कि अभी तक पहलगाम हमले के खूंखार आतंकवादी मारे नहीं गए, जिन बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ा मोदी जी को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन राजा बाबू कपड़े बदल बदल के ऑपरेशन वोट बैंक के तहत पूरे देश का दौरा करने में जुट गए हैं। सिंदूर के सौदागर, ये हैशटैग उन्होंने इस्तेमाल किया है और ये तस्वीर उन्होंने, ये वीडियो उनका पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो ये आज का ही है कि जो गांधीनगर में रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने कल भी रोड शो किया था वडोदरा में और ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय लेने के लिए इस समय गुजरात की यात्रा पर हैं और अगले कुछ दिनों में वो कई अन्य राज्यों का भी दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर, यही सवाल पूछा है कांग्रेस पार्टी ने भी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पवन खेड़ा, उसमें उन्होंने कहा कि अब तक नहीं पता चला कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले लोग कहां चले गए और वो आतंकवादी जिन्होंने 28 लोगों की जान ले ली, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का किस तरीके से उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह भी सवाल है कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है, तो लेकिन ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को तो जवाब देना नहीं है। सवाल आप पूछते रहिए, क्योंकि जहां आमने सामने सवाल पूछे जाने हैं, ऐसे किसी फोरम पर प्रधानमंत्री को जाना है ही नहीं। हाँ, किसी पर फोरम पर नहीं जाना है, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है समीर जी। और प्रधानमंत्री जो हैं अब क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री जाने, लेकिन ये साफ समझ में आ रहा है कि वो एक तरीके से कहा जाए कि इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं पूरी तरीके से इस ऑपरेशन का। लेकिन समीर जी, जो प्रतिनिधि मंडल भेजे गए, ये प्रतिनिधि मंडल मिलकर किससे आया? मैं देख रहा हूँ कि फ्रांस में तो जो है वो फ्रांस के भारतीय दूतावास में जाकर वहाँ के राजदूत से मिले हैं।
सिंगापुर में सिंगापुर के राजदूत से मिले हैं। अरे भाई, तो ये राजदूतों को तो विक्रम मिस्त्री यहाँ से मेल भेज के बता देते भारत का पक्ष क्या है। आप वहाँ क्या करने गए थे भाई, ये बताया जाए ना। फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, फ्रांस में विपक्ष के नेता से मुलाकात हुई, वहाँ किससे आपकी मुलाकातें हुई, वहाँ आपने क्या पक्ष रखा, फ्रांस का आपके पक्ष में कोई वक्तव्य आया, सिंगापुर आप गए, सिंगापुर में आपके पक्ष में सिंगापुर का कोई बयान आया, अभी तक तो नहीं आया, कल को आया तो हम कह नहीं सकते हैं। एकदम से हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल दौरा जो था वो बेकार रहा, लेकिन जो लक्ष्य था, क्या वो लक्ष्य हासिल हो पा रहा है, ये सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा भी खर्च हो रहा है और प्रधानमंत्री इधर बातें कर रहे हैं, वो जो काम करने के लिए गया है प्रतिनिधिमंडल, उसके ऊपर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है समीर जी। बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि ये प्रतिनिधिमंडल वहां के किसी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिल रहा है जिन देशों में जा रहा है, सिवाय गुयाना में शशि थरूर ने मुलाकात की है। इसके अलावा वहां के दूतावासों में, वहां भारतीय दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों से और उन देशों के दूतावास में जाकर वहां मुलाकात कर रहे हैं वहां के लोगों से। तो ये एक सवाल बहुत बड़ा ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर प्रतिनिधिमंडल करने क्या गया है। लेकिन एक बात अमलेंदु जी, प्रतिनिधिमंडल को भेजे जाने से पहले भी ये चर्चाएं थी कि इस प्रतिनिधिमंडल को करना क्या है। कोई काम पहले से तय भी नहीं था, क्योंकि जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो भारत की रणनीति रही है, आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही। यही भारत की विदेश नीति रही है कि भारत किस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र है। वो अगर उसको कहीं से उसके ऊपर हमला होता है तो उसमें वो अपनी रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। वही कदम उठाया गया जब आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद को पनाह देता है, प्रश्रय देता है, समर्थन देता है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सवाल उठ रहे थे वो ये कि जो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से पहलगाम की घटना को लेकर, पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को लेकर और सीज फायर को लेकर, उन तमाम सवालों से लोगों का ध्यान बटा रहे। हाँ बिल्कुल, सवालों से ध्यान भटकाने के लिए वो कर रहे हैं। और इधर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है समीर जी। और आम आदमी पार्टी का आरोप जो है वो उन्होंने ट्वीट किया है, एक छोटा सा वीडियो जो है 47 सेकंड का बना करके, और उसको लेकर उन्होंने लिखा है, वो आप बता सकते हैं कि क्या लिखा है। जी, ये आम आदमी पार्टी का छोटा सा ट्वीट है, उसमें लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बेटों और पाकिस्तान के व्यापार को बचाने के लिए भारतीय संप्रभुता से समझौता किया। और एक छोटा सा वीडियो उन्होंने डाला हुआ है और जिसमें ये लिख रहे हैं कि बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय संप्रभुता से समझौता किया। और ये सवाल उसी दिन से उठ रहे हैं जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बावजूद उसको आधे उस पर रोक दिया गया और सीज फायर को भारत तैयार हो गया और अमेरिका के राष्ट्रपति उस सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भारत और पाकिस्तान या किन्हीं भी दो देशों के बीच किसी तीसरे देश ने कोई इस तरह की बात की हो, कोई टिप्पणी की हो। पूरे दावे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं और उसके कुछ देर बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि हाँ, हमने सीज फायर पर सहमति जता दी। हाँ, बताते हैं कि सीज फायर पर सहमति जता दी है। और ये बताया गया, यहाँ तो ये बताया गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया और उस पर सीज फायर हुआ कर दिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ही घोषणा कर चुके थे कि पूरी रात जो है बातचीत चल रही है दोनों देशों से, और उसके बाद दोनों देश जो है वो तैयार हो गए हैं और उन्होंने मध्यस्थता कराई है। और उसके बाद वो 10 बार अब तक इस बात को कह चुकी है डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई है। प्रधानमंत्री एक के मुंह से एक भी बार ये नहीं निकला कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो क्यों अब इसको लेकर बोलना चाहिए, स्पष्ट कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मध्यस्थता उन्होंने नहीं कराई है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। हालांकि प्रधानमंत्री ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, उसके बाद हमने सीज फायर किया। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, वो तो पहले भी गिड़गिड़ाता रहा है। तो लेकिन आपने अचानक सीज फायर क्यों कर दिया, जबकि पीओके पे कब्जा करने वाली थी भारत की सेना। मतलब 3 दिन अगर रुक जाते नरेंद्र मोदी तो पीओके भारत में होता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सीज फायर करवा दिया, ये विपक्ष कह रहा है। तो आखिर क्यों है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सारे सवाल उठ रहे हैं और एक बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि भारत की संप्रभुता से समझौता कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप के कारण, डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार को लेकर ये जो लगातार, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप यही बात कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए भारत तब तैयार हुआ जब उन्होंने धमकी दी कि हम आपके साथ व्यापार रोक देंगे, बंद कर देंगे। और उसका
खंडन अभी तक प्रधानमंत्री की ओर से या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से नहीं उस तरीके से आ रहा है। तो ये सवाल बने हुए हैं। और अब जो ताज़ा तरीन प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका, उसके वापस आने के तुरंत बाद विक्रम मिस्री और एनएसए डिप्टी एनएसए पवन कपूर के नेतृत्व में ये दोनों अधिकारी गए हुए हैं। आखिर क्या चल रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि इन जो एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल था उसके तुरंत वापस आने के बाद विक्रम मिस्री को जाने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, विक्रम मिस्री को जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, इसको सवाल उठ रहे हैं। और लेकिन कहा यह जा रहा है समीर जी, जो सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि थरूर साहब जो हैं वो रायता समेटने की बजाय रायता फैला आए हैं अमेरिका में जाकर। और थरूर साहब ने वहाँ जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो बातें कही हैं उससे शायद अमेरिका और ज़्यादा नाराज़ हो गया है। कि और ये जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर रुकवाया, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास और भी कुछ बातें कहने के लिए और भी कुछ कह सकते हो। तो शायद समझाया जा सके वहाँ अमेरिका को कि शशि थरूर जो है विपक्ष के नेता हैं और वहाँ आकर भी वो जो है वो देश की राजनीति जो कर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा बोल के, हो सकता है ये समझाने के लिए गए हों। या हो सकता है कि चूंकि शशि थरूर जिस काम के लिए भेजा गया था कि अमेरिका में जाकर वो अपना पक्ष रखेंगे और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे या जो बाइडेन से मिलेंगे, कमला हैरिस से मिलेंगे, वहाँ जाके समझाएंगे, वो काम करने में असफल रहे हैं शशि थरूर। तो इसलिए अब विक्रम मिस्री जो है उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है कि वहाँ जाकर वो अमेरिका को समझाएंगे कि हमारा पक्ष क्या है। ये शायद हो सकता है। जी बिल्कुल, ये हो सकता है, जो भी हो वो पता लगेगा। लेकिन अचानक विक्रम मिस्री का वहां जाना, जबकि डेलीगेशन तुरंत ही वहां से लौटा हुआ है और दूसरे देशों में गया है। इधर बीच में देख रहा हूं एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और ये अमलेंदु जी उसको देखे हुए हैं। अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया है कि मंदिरों को सरकारी प्रशासन के भ्रष्टाचार से बचाया जाए। सभी बड़े मंदिरों पर सरकार के प्रबंधन के बहाने भाजपा और उनके संगी साथी अप्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा करते चले जा रहे हैं। जो परंपरागत रूप से सैकड़ों सालों से इन मंदिरों के प्रबंधन संचालन में आस्था से अपने कर्तव्य निभाते आ रहे हैं, उनसे उनके सेवा भाव के अधिकार छीने जा रहे हैं। और ये काफी लंबा है। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि कारोबारी भाजपा और उनके धन लोलुप संगी साथी याद रखें कि धर्म भलाई के लिए होता है, ये कमाई के लिए नहीं है। ये अनायास नहीं है कि जब से भाजपा आई है एक के बाद एक मंदिरों पर प्रशासनिक कब्जा होता जा रहा है। ये देश की सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है। जो भावना एक न्यास में होती है वो प्रशासन के उन लोगों में कैसे हो सकती है जिनका कब स्थानांतरण हो जाए, उन्हें पता नहीं होता। और जो शासन के कृपा पात्र होते हैं वो ईश्वर के कृपा पात्र सच्चे न्यासियों जैसे हो ही नहीं सकते। आस्थावान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और ये बात उन्होंने शायद अमलेंदु जी जो मथुरा में बांके बिहारी मंदिर है उसको लेकर उन्होंने कही है। और ये आरोप लग रहे हैं कि सुंदरीकरण के नाम पर जो तमाम बड़े मंदिर हैं देश के, उत्तर प्रदेश के और भी जगहों के, उन पर सीधे तौर पर सरकार अपना आधिपत्य जमाना चाहती है। हाँ बिल्कुल समीर जी, जैसे काशी में कॉरिडोर बनाया, महाकाल में कॉरिडोर बनाया, इन कॉरिडोर के नाम पे जो बड़े मंदिर हैं उनकी संपत्तियों पर कब्जा एक तरीके से सरकार करना चाहती है। और ये आरोप लगते रहते हैं। और जब वक्फ बोर्ड का मसला आया उस समय भी ये था कि वक्फ बोर्ड के जरिए ही मतलब ये पहले वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा, उसके बाद नंबर मंदिरों का आएगा। और ये इनकी जो है नीति, अखिलेश यादव पहले भी कहते रहे कि ये भूमाफिया हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और ये धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। अब जो बातें आ रही हैं वो सामने यही आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिरों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है प्रशासनिक रास्ते के जरिए। ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। जी बिल्कुल। और उसको लेकर अभी मथुरा में बांके बिहारी मंदिर का मामला चल रहा है। उसके बाद अयोध्या में भी बहुत सारे मंदिरों को, वहां जो पुराने मंदिर हैं, घर हैं, उनको नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो उसके बाद नोटिस वापस ले लिए गए। तो मंदिरों पर कब्जे का जो आरोप लग रहा है वो धीरे धीरे कई मामलों से पुष्ट होता दिखाई पड़ता है कि कॉरिडोर बनाए, सुंदरीकरण करे और जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको वहां से भगा दिया जाए। यही वाराणसी में भी हुआ, अयोध्या में भी, और यही बातें दूसरे जो धार्मिक शहर हैं उन जगहों पर भी ये रणनीति अपनाई जा रही है। और इसको लेकर वहां के आम लोगों में भी बड़ी नाराजगी रहती है, लेकिन कई बार सरकार उनको दबा देती है उनकी नाराजगी को। लेकिन मथुरा में ये बहुत ज्यादा ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, मथुरा में विवाद बढ़ता चला जा रहा है और जगहों पर भी इस तरीके के विवाद होंगे ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि ये रणनीति पर बीजेपी सब जगह काम करती हुई नजर आ रही है, मंदिरों पर खास तौर से। तो अभी तक जो वक्फ की जमीनों पर मंदिरों मतलब वक्फ की जमीनों पर कब्जा की बात जो थी, जो कि कब
कपिल सिब्बल कह रहे थे कि ये जो है मतलब जो समुदाय की ज़मीनों पर कब्जा करने का एक ये संसदीय रास्ता अपना लिया है सरकार ने, तो वो प्रशासनिक रास्ता मंदिरों की संपत्तियों पर कब्जा करने का सरकार निकाल रही है, ये एक तरीके से कहना है अखिलेश यादव का। जी बिल्कुल, और उसको लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने और बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह से सरकार मंदिरों की जमीन को अपना आधिपत्य जमाना चाहती है, उनको कब्जा करना चाहती है सीधे तौर पर, जो कि अभी तक तमाम जो बड़े मंदिर हैं उनका प्रशासन और उनकी देखरेख एक ट्रस्ट के जरिए होती है, वहीं का मैनेजमेंट होता है, लेकिन सरकार उसको अपने कब्जे में लेना चाहती है और सरकारी तरीके से मंदिर का भी प्रशासन चलाने की साजिश रच रही है, ये उन्होंने कहा है। और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि किस तरीके से सीज फायर पर सरकार चुप्पी साधे हुए है और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को एक विजय जुलूस के रूप में वो लेकर आगे बढ़ गए हैं। अपनी पार्टी के नेताओं को कोई भी बयान देने से उन्होंने मना किया है, लेकिन खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें भारत को एक तरीके से बहुत शर्मिंदगी ही नहीं बल्कि एक उसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे, क्योंकि वो सीधे तौर पर उन्होंने जो कल भुज में बयान दिया है उस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसका संज्ञान लेने की अपील की है। अब इस पर क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री की इस भाषा को लेकर पूरा देश भी हैरान है कि प्रधानमंत्री आखिर ये क्या बोल रहे हैं। अपनी ही पार्टी के नेताओं को तो नसीहत दे रहे हैं, लेकिन खुद उनसे भी 4 कदम आगे बढ़कर बोल रहे हैं। खैर, अभी उनका दूसरा दिन है आज गुजरात में और अभी और भी कई ऐसे बयान आ सकते हैं। उसके बाद लगातार उनके दूसरे राज्यों में ये दौरे चल रहे हैं। बिहार में भी दौरा है जहां आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। रहेगी सब पर नजर। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।